हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, मैं हूं अज़ादार हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी। आज हम जिक्र करेंगे हुकूमत की जानिब से जारी करदा बजट जो कि 2021 और 22 के लिए जारी किया गया है। उसमें फैसलाबाद महकमा सेहत के लिए 4 अरब 55 करोड़ रुपए के फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। इसमें फैसलाबाद के 2 शोबे जिसमें महकमा प्राइमरी सेकेंडरी और इसके साथ फैसलाबाद के टीचिंग हस्पताल शामिल है। फैसलाबाद के टीचिंग हस्पतालों के हवाले से बात की जाए जिसमें अलाइड DHQ, जनरल अस्पताल गुलामहमदाबाद, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल शामिल है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के हवाले से अगर बात की जाए तो 6 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फैसलाबाद में काम कर रहे हैं, रूरल सेंटर काम कर रहे हैं, BHU, सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और ज़िला कौंसल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी शामिल है। और 4 अरब 55 करोड़ रुपये का जो तरक्याती बजट फ्राहम किया गया, इसमें अस्पताल के तोसी मनसूबे हैं। तोसी मनसूबे वो हैं जो कि अरसा दराज से चले आ रहे हैं और हर साल ये कहा जाता है कि इस साल जो है ये हस्पताल के तोसी मनसूबे मुकम्मल होंगे, मगर हर साल की तरह इस साल भी जो है वो काम लटकता नज़र आ रहा है। रवा साल क्या तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जनरल अस्पताल समनाबाद, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के मनसूबे पाया तकमील तक पहुँच सकेंगे। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा जो कि 100 बेड पे तोसी मनसूबा बनाया गया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलाला की इमारत मुकम्मल है, मगर इसमें मशीनरी फराहम करनी है। तो इसके साथ साथ फैसलाबाद में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीज़ों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ मरीज़ और उनके तीमारदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी भाई, किधर से आए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं इधर से आया हूँ, फैसलाबाद में रहता हूँ। तो ये इधर पेशेंट चेक करवाने आए थे। ये जब भी आते हैं कभी कहते हैं कि पहले पर्ची बनवा लें, पर्ची लेकर आते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं मिलते, डॉक्टर साहब से टाइम मिलता है तो वो कहते हैं कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ। इससे हमारे काफ़ी मुश्किलात का इधर मुश्किल आती है हमें। तो अभी भी ये पिछले हफ्ते भी आए थे, तब भी यही हाल था, आज आए हैं आज भी यही आ रही है। बस इधर अगर जलील बोल होता है, हम सिर्फ चक्कर जो है वो लगवाए जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है शहरी आ रहे हैं और छुट्टी जो है वो लेकर सारे काम मनसूख करके वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी आकर जो है सिर्फ खुआरी का सामना करना पड़ता है। जी भैया, आप किधर से हैं? मैं फैसलाबाद से ही हूँ, इधर बिलोंग रहता हूँ। इधर से यानी कि ना मेडिसिन ओपीडी में काफ़ी ज़्यादा रश है, उसकी वजह से पर्ची बनवाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, बस यही मुश्किलात हैं जो उनको अपने गौर करना चाहिए। इनको डेली बेसिस पे अब बंदा चक्कर नहीं लगा सकता है, रूटीन से ये काम छोड़ के आते हैं, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। पर्ची के बाद अद्वियात का असूल है और अद्वियात कुछ ऐसी होती हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में मौजूद नहीं होती और वो अद्वियात जो है बाहर मरीज़ों को प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से लेनी पड़ी है। और ऐसे में अगर कुछ टेस्ट तशखीस करके दिए जाते हैं तो टेस्ट जो है वो उनकी कीमत भी सरकारी अस्पताल में वसूल की जा रही है। अगर किसी ने फ्री करवाने हैं तो उसके लिए कई दिन जो है वो मरीज़ को इंतजार करना पड़ता है। जी भाई, क्या कहेंगे, किधर से? जी मैं मानावाला से आया हूँ। इधर मुश्किलात तो ये है कि 3-4 कमरों में डॉक्टर जो है ना मुश्तमिल हैं। कहीं उधर जाओ, पर्ची का कोई मसला नहीं है, मेडिसिन जो है वो इधर से मिलती नहीं है, टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वो बाहर वाली कीमत ही है। ठीक है, और यही मुश्किल है, इसका जो है ना आप हल करें। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना अमला बदतमीज़ है इनका, जो ये सामने खड़े होते हैं, हम दवाई लेने के लिए अंदर जाते हैं, हमें बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब है ही नहीं, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब है ही नहीं है, कहते हैं धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ? शराफत है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी कब से आ रहे हैं? पहले दफ़ा आए हैं या पहले भी आए हैं? मैं तकरीबन, ये मेरे हार्ट का मसला है, मैं तकरीबन 7 साल से यहाँ आ रहा हूँ। ये जो अमले वाले बाहर खोलते इतने बदतमीज़ हैं, इनको बोलने की तमीज़ भी नहीं है कि जो भी यहाँ पे शहरी आ रहे हैं, जो भी मरीज़ आ रहे हैं, उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का यहाँ पे जो है वो सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद के सबसे बड़े टीचिंग हस्पताल अलाइड अस्पताल के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे शोबा बैरूनी मरीज़ा में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 5 से 7 हज़ार मरीज़ इलाज मुआवजे के घर से आ रहे हैं। और इसी तरह फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की सर्जिकल एमरजेंसी और मेडिकल एमरजेंसी में भी मरीज़ों का बेइंतहा रश है, जिन्हें बाद मुकम्मल इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ वार्ड में जो है वो मुंतकिल किया जाता है, जिसके सबब जो नर्सें हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि असल जो ट्रीटमेंट है वार्ड में मुंतकिली के बाद वो नर्सों की जानिब से की जाती है। तो इस सिलसिले में नर्सें क्या कहती हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी क्या कहेंगी मरीजों के हवाले से और मुश्किलात के बारे में?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। सिटी 141 का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नर्सिस की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, उसके लिहाज से पेशेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं और हमारे पास इतना फिर पेशेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी तादाद कम है और हम लोग प्रॉपर सही तरीके से जितनी अपनी मर्ज़ी कोशिश करें हम उनका इलाज नहीं कर सकते जैसे वो चाहते हैं, जैसे प्राइवेट सेटअप में होता है। और मेडिसिन जो है वो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेडिसिन हमारी कम प्रोवाइड की जाती है। अगर हम लोग पेशेंट्स को बाहर से लिख के देते हैं तो वो लोग हमारी गले पड़ते हैं, हमसे और डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करने शुरू हो जाते हैं कि शायद हम लोग जानबूझ के उनको बाहर से लिख के देते हैं। नर्सों का ये कहना है कि यहाँ पे जब वो इलाज मुआवजे के लिए मरीज़ों को सहूलियात फराम करते हैं तो कुछ अद्वियात जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं हैं या कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह जो कि बाहर से मरीज़ों को करवाने पड़ते हैं, तो इस सिलसिले में मरीज़ ये समझते हैं कि कहीं इनकी नाअहलिया अद्वियात मौजूद है मगर मरीज़ों को दी नहीं जाती, जिसके सबब मरीज़ों का जो रवैया है नर्सों के साथ वो भी बुरा होता है और आए रोज़ लड़ाई झगड़े भी देखने में नज़र आते हैं कि आए रोज़ नर्सों के साथ जो है बदतमीज़ी की जाती है और हरासा करने के वाक़यात भी जो है वो इस किस्म के यहाँ पर रोनमा हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ़राहम करने में पैरामेडिक्स का शोबा जो है वो एक मेडिकल के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ऐसे में ना सिर्फ पैरामेडिक स्टाफ बल्कि डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिक्स तंजीम में जो है वो यहाँ पे रोनमा अपने हकूक़ के लिए भी दिखाई देती हैं और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मरीज़ों के हवाले से उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ चेयरमैन पंजाब पैरामेडिक्स एसोसिएशन हकीम खान न्याजी साहब मौजूद हैं। खान साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अपने स्टार्टिंग में कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो हस्पतालों में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये गुजारिश है कि हमें किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं मिल रहा इस टाइम। पहले हमें 1500 जो है 1 से 5 तक अलाउंस गवर्नमेंट ने दिया था, लेकिन अभी जो है वो भी 1 से 4 तक है, वो भी गवर्नमेंट ने हमारा ख़त्म कर दिया है। हम चाहते हैं कि कम से कम रिस्क अलाउंस जो है हमारा वो 10,000 रुपया 1 से 16 ग्रेड तक का होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई है और गवर्नमेंट ने पहले भी हमारी 2 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ाई। पैरामेडिकल स्टाफ हस्पतालों में, जैसे आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी की, सबसे पहले जो है मरीज़ जब हॉस्पिटल में आता है तो पैरामेडिकल स्टाफ ही उसे अटेंड करता है, जबकि उसके घर वाले भी नहीं उसको हाथ लगाते। तो सबसे पहले पैरामेडिकल स्टाफ वाले लोग हैं जो उसको उठा के स्ट्रेचर पे डाल के डॉक्टरों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहबान का तो काम होता है सिर्फ मरीज़ को देखना, बाकी तमाम मरीज़ों की जितनी जिम्मेवारी होती है, जितनी खिदमत करते हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ ही करते हैं। मरीज़ों को से बताएं कि आप जब मरीज़ों को देखते हैं तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है मरीज़ों के हवाले से? आए रोज़ झगड़े देखने में नज़र आते हैं पैरामेडिक स्टाफ से, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेन ये है कि लोग जिनका मरीज़ पीछे से वो इरिटेट आते हैं, तो हस्पतालों में भी कुछ सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से आए रोज़ मरीज़ों के साथ हमारे साथ झगड़े होते हैं कि यहाँ पे एक एक बेड पे 2-2 3-3 मरीज़ हैं और डॉक्टरों की अमले की शार्टेज है। अभी हमारी तकरीबन अमले की पैरामेडिक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे भर्ती हुई थी, उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं की। अमले की और डॉक्टरों की इंतहाई शॉर्टेज है, जिसकी वजह से बर्डन है बहुत ज़्यादा। ये पंजाब का एक बड़ा अस्पताल है जिसमें सरगोदा और मियाँ वाली तक से यहाँ के मरीज़ आते हैं, हज़ारों मरीज़ रोज़ाना की बेसिस पे आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जब किसी मरीज़ के साथ हम देखते हैं कि झगड़ा हो गया जी, डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी वगैरह, तो उसमें पैरामेडिक से जो है सबसे अहम रोल किरदार अदा करता है जी, छुड़वाने में और मरीज़ों को समझाने में। तो उसकी असल वजह जो है वो मरीज़ों के हवाले से क्या देखने में नज़र आती है? देखिए जी, जब भी कोई झगड़ा होता है पैरामेडिकल स्टाफ ही है जो कि खुसूसी तौर पे हम सिक्योरिटी वाले लोग जाएँ, जाके हमारी कोशिश होती है कि मसले को हल किया जाए, ख़त्म किया जाए, जो लोग इरिटेट हैं उनको समझाया जाए। लेकिन लोग इतने इरिटेट होते हैं कि जी हमारा मरीज़ नहीं देखा, हमें गेट पे नहीं जाने दिया। ये छोटे छोटे मसाइल में जो है ना, इसकी वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। एक मरीज़ के साथ हमने देखा है 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 अफराद भी होते हैं, तो उन्हें फिर मैनेज जो है करना वो भी खासा मुश्किल होता है। तो क्या कहेंगे आवाम को? ये आवाम से खुसूसी तौर पे हमारी अपील है कि जब भी कोई हस्पताल में मरीज़ आए, कम से कम 1 या 2 उनके लवाहकीन आएँ,
यहाँ जब कोई लड़ाई झगड़े का या रोड एक्सीडेंट का केस आता है तो एक एक मरीज़ के पास जो है मुलाकाती वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी इमरजेंसी चौक हो जाती है, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। और जब हम लोगों को समझाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो लोग इरिटेट होकर हमारे साथ हाथापाई पर उतर आते हैं। फैसलाबाद का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके अलावा हमारा DHQ है, FIC है, गुलाम अहमदाबाद है, प्राइमरी सेकेंडरी के अस्पताल हैं। तो पैरामेडिक स्टाफ की क्या देख रहे हैं कि कितनी कमी है, क्या अस्पतालों की तादाद में जो है वो इजाफा होना चाहिए? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। फैसलाबाद में कम से कम ऐसे 2 और हॉस्पिटल होने चाहिए, जब जाके ये अवाम का बर्डन जो है ना अलाइड अस्पताल से कम होगा। एक अलाइड अस्पताल से जैले मैंने बताया कि सिर्फ ये फैसलाबाद के मरीज़ नहीं आते, यहाँ पे मियाँ वाली तक, सरगोदा, झंग, ये तमाम जितने नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं, इन तमाम जितने भी मरीज़ हैं रेफ़र होकर अलाइड अस्पताल में आते हैं। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम यहाँ टीचिंग अस्पताल 2 और हॉस्पिटल होने चाहिए, जब जाके ये रश मैनेज होगा। 2 टीचिंग अस्पताल और होना चाहिए, तब कहीं जाके ये रश जो है वो मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि जो मरीज़ों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर हुकूमत की जानिब से अस्पतालों की जो तादाद है उसमें इजाफा नहीं किया जा रहा। अगर अमले के हाल से बात की जाए तो अमले की भी तादाद में जो है वो इजाफा नहीं किया जा रहा, और ऐसे में तादाद ज़्यादा, अस्पतालों की तादाद जो है वो कम है, मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है और अमले की तादाद भी कम है, और कम तादाद के साथ ही मरीज़ों को जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी पैरामेडिक्स एसोसिएशन फैसलाबाद राना ज़ाद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि राना साहब आप क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल? तो हुकूमत के यहाँ से जो बजट जारी किया गया है वो 4 अरब 55 करोड़ रुपये का जारी किया गया है, तो फ़ंड्स की भी कमी है, अस्पतालों में जो है वो उनकी तादाद में भी कमी है, जो अस्पतालों के तोसीम मनसूबे थे वो भी मुकम्मल नहीं हो सके, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे हकीम खान साहब ने कहा है कि हमारे हस्पताल के या महकमा हेल्थ के जितने भी एम्प्लाई हैं उनको रिस्क अलाउंस सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि कोरोना में और लोग अपनों से नहीं मिलते थे, लेकिन हस्पताल के मुलाजमीन ने, डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सैनिटरी वर्कर, वार्ड बॉय, नर्सेज ने, तमाम ने उनके नज़दीक होकर उनकी पेशेंट की खिदमत की है। किसी ने मेडिसिन दी, किसी ने उठाया उनको, लेकिन उनके घर वाले भी उनके नज़दीक नहीं आते थे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि तमाम जितने भी एम्प्लॉय हैं दर्जा 4 1 से लेकर 4 तक या इससे ऊपर भी हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, सबको रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। उसके अलावा जो बजट की बात है, ये बजट हम सुनते तो आते हैं, लेकिन इतनी सहूलतें जो गवर्नमेंट ने देनी है हमारे मुताबिक उतनी नहीं है। आए दिन अस्पताल में जो मशीनरी है वो ख़राब रहती है, उसको भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मशीनरी को नई हमें दी जाए, और जो पुरानी मशीनरी है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बेहतर अंदाज में चलाया जाए। तो दूसरा जो है, अगर गवर्नमेंट जो तहसील लेवल पे हॉस्पिटल हैं उनको बेहतर कर दे, अपग्रेड कर दे उनको भी, तो जो बाहर से आते हैं दूसरी तहसील तांदला, जड़ावाला या समुंदरी से, चन्योट से, तो पेशेंट की कम आएंगे, ताकि उधर जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट है वो भी नहीं हो रहे, वो भी सब इधर आ रहे हैं पेशेंट। BHU तो बिल्कुल ही उन पे काम नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि तमाम हॉस्पिटल छोटे हैं या बड़े हैं, तमाम में सहूलतें दी जाएं। जो CT स्कैन की सहूलत है ये तहसील लेवल पे भी सबको मिलनी चाहिए। तो बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि महकमा हेल्थ पे खसूसी तवज्जो दे, ताकि हमारे मुलाजमीन और जो पेशेंट है उनकी वेलफेयर का काम हो सके। जो सर यहाँ पे ये भी बताइएगा कि आप रोज़ाना मरीज़ों को फेस भी करते हैं और मरीज़ों की ट्रीटमेंट के हवाले से किरदार भी अदा करते हैं, यार और दोस्तों के जो मरीज़ आते हैं, रिश्तेदारों के मरीज़ आते हैं, उन्हें भी चेकअप करवाते हैं। तो असल जो जब टीचिंग अस्पताल में आ जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में इलाज की सहूलत मिली, टीचिंग अस्पताल में आ गए, तो टीचिंग अस्पताल में आके फिर मज़ीद उन्हें जो है वो किस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने ये इधर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, यही आते हैं कि यहाँ भी जब आते हैं तो उनको 24 आवर हमारा है कि सीनियर डॉक्टर एमरजेंसी में होना चाहिए, सबसे सीनियर। जब वो एमरजेंसी में आते हैं, अगर वहाँ भी हाउस ऑफिसर उनको मिलना है तो उनके लिए तो परेशानी होगी। उसको तो जो पीछे रेफ़र जिसने किया है वो ही सीनियर होता है उससे, तो
तो मेरा ये है कि इमरजेंसी में भी सीनियर डॉक्टर होना चाहिए, कम से कम SR, तो PG भी अगर हो तो वो कम से कम 3rd ईयर या 4th ईयर का हो। तो उसके साथ जो हमारी मशीनरी है इमरजेंसी की वो 24 आवर वो चलनी चाहिए। तो और ये मसले हैं हमारे मुलाजमीन के जो हैं छोटे छोटे, वो भी हल होने चाहिए उनके साथ साथ। मुलाजमीन के जो है वो मसले हल होने चाहिए। अगर इस सारी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए, इन तमाम के साथ, मरीज़ों के साथ, डॉक्टर के साथ, नर्सेस के साथ और पैरामेडिक स्टाफ के साथ बात करने का सिर्फ सब मकसद यही था कि किन अफराद को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में आए रोज़ लड़ाई झगड़े हैं और सहूलियात का जो फुकदान है तो वो किस सतह पे है और किस सतह पे जो है वो इसकी इलाज मुआवजे की सहूलियात में जो है वो इजाफा होना चाहिए। फैसलाबाद के अगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की बात की जाए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा है, उसका तोसीब मनसूबा जो है वो मुकम्मल होने को है, मगर अस्पताल जो है वो फ़ाल नहीं हो सका और मनसूबा तकरीबन 4 साल से जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलिया वाला, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जनरल अस्पताल समनाबाद और इसके साथ साथ हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल, ये वो मनसूबे हैं जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं और फ़ंड्स जो है वो हुकूमत की जानिब से अनाउंस तो कर दिया जाता है, मगर फ़ंड्स की जो फराहमी है वो ठेकेदारों को जो है वो देर से की जाती है, जिसके सबब फ़ंड जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं लग पाता और मजबूरन जो है वो फ़ंड्स हुकूमत को वापस जो है वो करना पड़ता है। और इस तरह फिर एक नया साल आता है, फिर एक नए साल में जो है वो बजट हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है। इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से जो 4 अरब 55 करोड़ रुपये का बजट फैसलाबाद के अस्पतालों के लिए जारी किया गया, जिसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और फैसलाबाद के टीचिंग अस्पताल हैं। तो देखते हैं कि इस साल जो है वो कितने मनसूबे जो है वो मुकम्मल हो सकेंगे और कितने मनसूबों का जो है वो फ़ंड्स आइंदा आने वाले बजट में जो है हुकूमत की तरफ से जारी किया जाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। डॉक्टरों को रोज़ाना की बुनियाद पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ पैटर्न इन चीफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर मरूफ फैंस जो कि सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की जानिब से, नर्सों की जानिब से और पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से आए रोज़ डॉक्टर मरूफ फैंस को जो है वो शिकायत वगैरह मरीज़ों के हवाले से जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो पेश की जाती हैं। तो किस किस्म की जो सूरत हाल है वो देखने में नज़र आती है और रवां साल जो बजट जारी किया गया है 4 अरब 55 करोड़ का, वो किस हद तक काफ़ी है, क्योंकि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल की बात की जाए तो कोई मनसूबा अलाइड अस्पताल में जो है वो नहीं देखने में नज़र आ रहा। मशीनरी की यहाँ पे ज़रूरत है, MRI, CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर मशीनरी, बेड की तादाद में इजाफे की ज़रूरत है। और साथ साथ अगर जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को देखा जाए तो वहाँ पर भी एक भी बेड का जो है वो इजाफा रवां साल नहीं किया गया। हालाँकि जनरल अस्पताल गुलामदाबाद इंतजामिया की जानिब से नए एमरजेंसी वार्ड के हवाले से और मेडिसिन स्टोर बनाने के हवाले से जो थी वो PC1 भिजवाया गया था कि जो अद्वियात है वो ज़ाया हो रही हैं और जो नर्सों का हॉस्टल है वहाँ पे अद्वियात को रखा जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मरूफ फैंस मौजूद है, क्या कहेंगे सर इस सारे? देखिए, एक तो टोटल जो इन्होंने हेल्थ बजट अनाउंस किया है वो नाकाफ़ी है, वो इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत ही कम है उसका ओवरऑल जो हेल्थ का बजट है। दूसरा, अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करूँ फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद के जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गुलाम मोहम्मदाबाद है, सिविल है, अलाइड है या बाकी दूसरे समनाबाद है या जो है 224 रेबे वाला है, वो सारे हॉस्पिटल में कोई भी ऐसा जो है मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाया गया जिससे मरीज़ों को हम मज़ीद फैसिलिटेट करें। और फैसलाबाद के अस्पतालों पे बर्डन आपको पता है, मरीज़ों का रश इतना ज़्यादा है कि यहाँ अद्वियात बड़ी मुश्किल से ही यानी कि लोगों को मिलती हैं। और होता ये है कि देखें, जो पिछला जनरल हॉस्पिटल जो था 224 रेबे वाला, वहाँ जो पिछले दौर का शुरू हुआ है अब तक भी वहाँ जो है प्रॉपर एमरजेंसी या बाकी डिपार्टमेंट्स रन नहीं किए गए। तो इस हुकूमत की ये तीसरा साल हो गया, इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते, वहाँ जो है HR हायर करते ताकि मरीज़ों को फैसिलिटेट करे। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि इनको जो है एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। अब इन्होंने जो टोटल हेल्थ का बजट एलोकेट किया है उसमें 69 बिलियन जो है वो सिर्फ 60 टर्शी केयर की डेवलपमेंटल बजट है। अब अगर 69 है तो 19 बिलियन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी का डेवलपमेंटल बजट है। तो ये बताएं कि इतने डेवलपमेंटल बजट में जब आप पूरा पंजाब कवर करते हैं तो डॉक्टर्स को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे, मरीज़ों को कैसे फैसिलिटेट करेंगे,
फिर मरीज़ों ने आके डॉक्टरों के गिरेबान ही पकड़ने हैं, मरीज़ों ने आके डॉक्टरों के गले ही पड़ना है, मरीज़ों ने आके नर्सिस और पैरामेडिक्स को बुरे भला कहना है, क्योंकि अस्पताल में जब दवाई नहीं होगी, टेस्ट नहीं होंगे, बाकी सहूलियत नहीं होंगी, तो वो अल्टीमेटली जो है सारा मलबा, ये सारा मुद्दा है जो है डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस पे आके गिरता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 80 बिलियन जो है इन्होंने ये एलोकेट किया है जो सेहत इंसाफ कार्ड है। और मुझे ये बताएं कि पिछले, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उस सेहत इंसाफ कार्ड में कितने % लोगों का एक्चुअल इलाज हुआ प्राइवेट अस्पतालों में, कितने % का सरकारी अस्पतालों में हुआ। अगर उसी 80 बिलियन से थोड़े से अस्पतालों को अपग्रेड कर देते, थोड़े से अस्पतालों में अद्वियात दे देते, सहूलियात दे देते, जो है अपने कुछ लेबॉरेटरीज बना देते, MRI CT स्कैन नस्ब कर देते, डायलिसिस की मशीनें दे देते, तो ये सारी फंस से क्रिएट से बचा जा सकता था। ये हुकूमत बदकिस्मती के साथ, पुरानी हुकूमतों के साथ सिर्फ सियासी नारे लगाती है, एक्चुअल विजन नहीं है। ना ये अपने पेशेंट्स को रिलीफ दे सकते हैं, ना अपने डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिस को रिलीफ दे सकते हैं। नारे की हद तक ये है कि सेहत इंसाफ कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पिछले साल में कितना सेहत इंसाफ कार्ड पे अमल हुआ और कितना कि इसमें फ्रॉड हुआ। ये भी बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक डॉक्टर कितने मरीज़ देख रहा है और क्या कैपेसिटी है कि कितने वो मरीज़ देख सकता है और कितना बर्डन है डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा इमरजेंसी के, आप मेडिकल इमरजेंसी चले जाएं, सर्जिकल इमरजेंसी चले जाएं, तो उसका बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है, और पूरे अगर अलाइड अस्पताल का बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 200% है। यानी कि हम अपने अगर एक दिन में अगर एक बेड पे एक मरीज़ होना चाहिए, तो हमारे पास 4 से 5 पेशेंट होते हैं उधर। तो इस सारे सिनेरियो में जितना भी, और बदकिस्मती के साथ जो मरीज़ कहते हैं ना हम ठीक भी नहीं होते, हमें घरों में भेज के डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वो डॉक्टर बेचारे मजबूर होते हैं कि अगर इस मरीज़ को डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो अगला मरीज़ जो है उसको तो बेड पे लटाने के लिए, स्ट्रेचर पे लटाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं होती। तो एक जो डॉक्टर की कैपेसिटी होती है, आप इधर भी देखें, इमरजेंसी में जाके देखें, जो उसकी कैपेसिटी है एक मरीज़ को चेक करने की, उससे वो 10 गुना ज़्यादा काम कर रहा है और 10 गुना ज़्यादा यानी कि एफर्ट कर रहा है। और इसमें नालायकी किसकी है? वो तो अपनी डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स से अपनी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैनेजमेंट नहीं है। अस्पतालों में मज़ीद बेड्स में इजाफा नहीं किया गया है। अस्पतालों में मरीज़ जो टेस्टों की सहूलियात थी, MRI CT स्कैन का बर्डन जो डिवाइड होना था पंजाब, फैसलाबाद के सारे सरकारी अस्पतालों में, वो नहीं इजाफा हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें नालायकी जो है हमारे जो लोकल MP MNAs हैं उनकी भी है कि उन्होंने ना तो हेल्थ के लिए अपने फैसलाबाद के लिए कुछ लिया, ना उन्होंने ओवरऑल फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए कुछ किया। तो ये भी इनके लिए बायस शर्म बात है और बायस यानी में सोचने की बात है कि इतने MPs MNAs होने के बावजूद फैसलाबाद के लिए आप ना कुछ जो सेहत का मंसूबा ना ले सके, ना कोई डेवलपमेंट का मंसूबा ले सके आप लोग। मुर्श साहब, ये भी बताइएगा कि आप रोज़ाना जब मरीज़ देखते हैं तो कितनी एक तादाद में कमी है डॉक्टरों की, नर्सेस की, पैरामेडिक स्टाफ की, जिसके बायस मरीज़ों को मुश्किलात का सामना रहता है? और आपको देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक जो डॉक्टर है या नर्स है या पैरामेडिक्स है, वो अपनी कैपेसिटी से 10 गुना बढ़ के जो काम कर रहा है। तो अगर कुछ नहीं किया जा सके ना, तो अगर आपके जो है समनाबाद का हॉस्पिटल बना हुआ है या वो जो जनरल हॉस्पिटल 224 रेबे वाला बना है, अगर वहाँ की हम बिल्डिंग कंप्लीट करके वहाँ बेड्स में इजाफा कर दे, वहाँ के उनको टर्शरी केयर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो बहुत सारे हमारे मसले मसाइल कम हो सकते हैं। और यहाँ भी एटलीस्ट जो है हमारे पास जो सीटें, मैं बता दूं, अगर लाइट अस्पताल में अगर PGs की सीटें हैं या रेगुलर मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं, WMOs की सीटें या सीनियर कैडर की सीटें या नर्सेज की सीटें, ये तब की बनी हुई हैं जब ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था। और आप देखें 2021 आ गया और ये डेवलपमेंट जब हुआ है तो पहली दफ़ा 1986 और दूसरी दफ़ा 1987 में, तो 30 साल गुजरने के बाद अगर वही सीटों पे काम करना है, वही जो HR है उसके साथ काम करना, तो कैसे पॉसिबल है? 30 साल में आबादी कहाँ से कहाँ चली गई है और जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्स हैं, वो वहाँ के वहाँ ही, उनकी तादाद वहाँ की वहाँ ही है। ये हम भी देख रहे हैं रश काफ़ी है और आप भी देख रहे हैं रश। क्या समझते हैं कि तादाद जो है अस्पतालों की उसमें इजाफा होना चाहिए? डेफिनेटली। जो मतलब मैं बात सुन रहा था कि पिछले बजट में यानी कि हेल्थ मिनिस्टर की भी 1000 बेडेड जो न्यू टीचिंग हॉस्पिटल है वो ऐड किया है इन्होंने फिरोजपुर रोड लाहौर में, जहां ऑलरेडी इतने बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो फैसलाबाद के लिए तो यकीन जाने एक अलाइड हॉस्पिटल जैसा पूरा बड़ा हॉस्पिटल हमें एक और रिक्वायर्ड है, ताकि हम फैसलाबाद को और फैसलाबाद के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनको कवर कर सकें। तो एक
अलाइड जैसे जो है, या अलाइड उसका सेकंड अलाइड कह लें या उसका नाम चेंज कर लें, किसी भी सूरत में हमें एक बहुत बड़ा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमें चाहिए। इसके साथ साथ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के साथ साथ जो समनाबाद की एक्सटेंशन है वो होनी चाहिए, जो गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल है उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, और जो न्यू हॉस्पिटल है उसको कंप्लीट करके उसकी भी एक्सटेंशन होनी चाहिए। तमाम अस्पतालों में जो तोसी मनसूबे की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर और भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। एक आम डॉक्टर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तनख्वाह के हवाले से, और ड्यूटी कितने कितने घंटे देनी पड़ती है, जानते हैं। सर क्या कहेंगे? जो हम ये काम कर रहे हैं इमरजेंसी में आउटडोर्स के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब 10 गुना कैपेसिटी से ज़्यादा हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का लोड राशि इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा इलाके, ननकाना और टोबा टेक्सिंग, सरगोदा, ये सारे एरिया जो है इसी को जो है अलाइड हॉस्पिटल ड्रेन करता है। तो इस वजह से कैपेसिटी से ज़्यादा 12-12 घंटे की एमरजेंसी होती है, और उसके अंदर हम हज़ारों की तादाद में जो पेशेंट एमरजेंसी में आते हैं, और वक्त से पहले डिस्चार्ज इसलिए मरीजों को करना पड़ता है कि बेड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हमारी मेडिकल एमरजेंसी 46 बेड की है, लेकिन वहाँ पे मरीज़ जो है एक वक्त के अंदर 100 से ज़्यादा मरीज़ हमें एडमिट करना पड़ता है। फिर उसके लिए हम जो है हम मरीज़ों को स्ट्रेचर पे लेटाते हैं, या कुछ मरीज़ों को तो खड़े होकर दवाई लगवानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि एक हॉस्पिटल की तादाद को बढ़ाया जाए, ताकि वहाँ को सेहत की सहूलत जो है वो मैसर आ सके। रिहाइश वाले से बताइएगा कि WMO हमने देखा है DHQ अस्पताल में उनके पास रिहाइश की जगह नहीं है, अलाइड में जगह बनी है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमी है। एक कमरे में 4-4, 5-5 लेडी डॉक्टर रह रही हैं। आप भी किसी हॉस्टल में रहते हैं, या अगर आपके दोस्त रहते हैं हॉस्टल में, तो वहाँ पे कितनी मुश्किल आती है? वहाँ पे भी यही मसला है, मतलब एक कमरे के अंदर 4-4 लोग रहते हैं। फीमेल का तो और ज़्यादा मसला है। तो इस तरह से उनकी डॉक्टरों की रहायशें भी जो है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि आसानी से जो है वो गुजारा कर सकें। कॉलोनी में भी इजाफा करना चाहिए। दूसरी जानिब, क्योंकि मैं अरसा दराज से हेल्थ बीट कर रहा हूँ, तो कमिश्नर कई फैसलाबाद के आए हैं, जिसमें मोहम्मद अली आगा और उसके अलावा जवेद इकबाल भट्टी साहब, और इस समेत दीगर कमिश्नर जब भी फैसलाबाद उन्होंने अलाइड अस्पताल का विज़िट किया है, तो अलाइड अस्पताल के रश को देखते हुए हर कमिश्नर ने यही कहा है कि फैसलाबाद में एक और अलाइड अस्पताल जैसा जो टीचिंग अस्पताल होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से अभी तक टीचिंग अस्पताल तो बड़ी दूर की बात, 250 बेड पे मुश्तमिल जो कि अरसा दराज से हमारे पास मनसूबे चले आ रहे हैं, जिसमें जनरल अस्पताल समनाबाद शामिल है। जनरल अस्पताल समनाबाद का काम 2015 में शुरू हुआ, और 2017 में इस मनसूबे ने मुकम्मल होना था, मगर 2021 जो है वो ख़त्म होने को है। मगर अभी तक जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पे जो है फंक्शनल नहीं हो सका। इसी तरह जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी, जिसे 224 रेबे अस्पताल कहा जाता है, तो इसने भी 2016 से शुरू होकर 2018 में मुकम्मल होना था, मगर 2021 ख़त्म होने को है। तो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर शोबा बैरूनी मरीज़ा के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो इस तरह जब तक जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के मातहत अस्पताल हैं उनको तोसी मनसूबों को मुकम्मल नहीं किया जाएगा, तो इसी तरह जो मरीज़ों का रश है वो टीचिंग अस्पतालों पे बरकरार रहेगा। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, मैं हूं अज़ादार हुसैन, और आज रिपोर्टर डायरी के हवाले से फैसलाबाद में सेहत के हवाले से बात करेंगे। जो बजट हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, फैसलाबाद में 2 किस्म के महकमे जो है काम कर रहे हैं सेहत की सहूलियात के हवाले से, जिसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसके तकरीबन 6 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, 164 BHU, इसके अलावा RSC और साथ साथ ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी और सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं जो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रही हैं। जबकि टीचिंग के हवाले से बात की जाए तो 6 फैसलाबाद में 5 टीचिंग अस्पताल भी लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमारे साथ सिविल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 4 अरब 55 करोड़ रुपये का फ़ंड जो है वो जारी किया गया है 2021 और 22 के लिए, और इसमें कितने तरक्याती बजट जो है वो शामिल किए गए हैं। तरक्याती काम जो फैसलाबाद में सेहत की सहूलियात के हवाले से जारी हैं, वो अहकाम जारी किए गए हैं कि इस साल जो है मुकम्मल हो सकेंगे। फैसलाबाद महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत कितने इस वक्त तरक्याती गवर्नमेंट डिस्पेंसरियाँ, रूरल सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि इस वक्त तोसी के मनसूबे के हवाले से जारी हैं, तो उन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सिविल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा साहब से। जी सर, क्या कहेंगे फैसलाबाद? जी, इस वक्त हमारी तकरीबन 12 के करीब ऑन गोइंग स्कीमें हैं, जिसमें हमारे BHUs हैं, RSCs हैं, और हमारे 4 THQs हैं जिनकी अपग्रेडेशन थी। उसमें हमारा एक जनरल हॉस्पिटल है जिसकी एक ऑन गोइंग स्कीम है जो 2023 में मुकम्मल होगी। इस साल उसकी होपफुली फुली फंडेड स्कीम हो जाएगी। उसमें तकरीबन कोई 900 मिलियन के करीब रिमेनिंग बजट है, जो इस साल उसकी फुल रिलीज़ आ जाएगा।
और इस अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसमें 250 मिलियन के करीब जो फंड्स रिलीज़ हुए, होपफुली वो जून तक अभी हमने कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग हुई, डी साहब के साथ भी हुई। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है बड़े स्लो पेस पे काम कर रहा था, होपफुली उनको वो मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज़ कर लेगा। इसी तरह हमारी समनाबाद जो है हॉस्पिटल का 60 मिलियन के करीब उसमें एक्सेस रिलीज़ आ गया, जहाँ पे 60 मिलियन रिलीज़ हुए जबकि वहाँ पे 25 मिलियन रिक्वायर्ड था। वो इस साल रिफ्लेक्ट हुआ है और इस साल वो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह चक जुमरा का जो है वो 32 मिलियंस उसमें रिलीज़ हुए हैं और होपफुली वो इस बाय द एंड ऑफ जून वो सारा उसका प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और वो बिल्डिंग हम टेक ओवर कर लेंगे और वो फुल फ्लैज THQ जो है वो हमारा 120 बेडेड जो हॉस्पिटल है फंक्शनिंग स्टार्ट कर लेगा। इसी तरह मेडिसिन की मद में कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट ने जितने फंड्स रिलीज़ किए हैं वो हमने 100% उसकी परचेजेस कर ली हैं और वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के मुताबिक हमने सारी जो है BHU RICs तक। इसी तरह हमारे साथ जो PHFMC है वो BHU RIC को मैनेज कर रही है। RICs के लिए हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा BHUs के लिए जो है सफिशेंट जो है बजट और सारी उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट अवेलेबल है जिसको PHFMC मैनेज कर रही है। अगर आप हमारी कोई भी हेल्थ फैसिलिटी BHU RIC या THQ विज़िट करें तो उसमें मेडिसिन के हवाले से इस वक्त कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। हमारे जितने भी होपफुली नेक्स्ट ईयर में पेशेंट आएंगे उनको हम कंफर्टेबली मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा अद्वियात के हवाले से कि जो मरीज़ आ रहे हैं क्या समझते हैं कि जो हमारे पास महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के माता जो भी अस्पताल बुनियादी मराकज़ सेहत और डिस्पेंसरी हैं क्या वो काफ़ी हैं या इनकी तादाद में इजाफा होने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं? देखें जिस तरह पॉपुलेशन बूम आ रहा है या तो हम उसमें कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ जाए कि स्ट्रिक्ट वो 2 मेंबर फैमिली तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। पॉपुलेशन इंक्रीज़ आ रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तो वही एग्जिस्टिंग जो हमारी हैं वो काम कर रही हैं डेफिनेटली और हॉस्पिटल्स बनने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जितने THQs हैं RIC हैं वो अपने अपने लेवल पे अभी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है मेडिसिन के हवाले से, डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट के हवाले से। मसलन इस वक्त अगर बात करें तो RIC लेवल पे हमारे 5-5, 6-6 MBBS डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेडी डॉक्टर मौजूद है और वहाँ पे 24/7 जो है MCH सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह सिलेक्टिव जो हमारे 62 के करीब BHUs हैं वहाँ पे MCH सर्विसेज 24/7 है जहाँ पे एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर LHV या डिस्पेंसर राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं और वो क्वालिटी केयर देते हैं। यानी अगर आप किसी भी प्राइवेट सेटअप का देखें तो वहाँ का जो हमारा लेबर रूम है BHU का वो कम से कम उससे ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये भी बताइएगा कि जो बजट जारी किया गया क्या समझते हैं ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है या मुनासिब है सेहत की सहूलियात के वाले से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी? देखिए कोविड क्राइसिस कोविड सिनेरियो के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जो बजट हमें मेडिसिन में या इक्विपमेंट में रिलीज़ हुए हैं वो सफिशेंट है। मेरा ख़्याल है हम उसको मैनेज कर सकेंगे। जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसमें ओवरऑल पेशेंट जो है इन्फ्लक्स कम हुआ है। जहाँ पे हम मसलन अगर समनाबाद की बात करूँ तो वहाँ पे हम DHQ से ज़्यादा पेशेंट देख रहे थे। 85,000 के करीब 65,000 के करीब पर मंथ हमारी एवरेज थी, अभी वो 30 to 40,000 के करीब एवरेज आ गई है और जितने पेशेंट हैं इंशाल्लाह उसको हम कंफर्टेबली मैनेज करेंगे। यहाँ पे ये बताइएगा कि जो कोरोना की सूरत हाल है तो क्या सिर्फ टीचिंग अस्पतालों में ही इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो जारी रहेंगी? देखने में नज़र आ रहा है कि अब जो तादाद है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है कोरोना के मरीज़ों की। कोई प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे कोई इलाज की सहूलियात फराहम की जा सकेगी? देखें हमारे RIC लेवल पे हर जगह हमारे 17 के करीब अभी RIC हैं जो फंक्शनल हो गए हैं। वहाँ पे 8 से 10 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। फ़र्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह THQs में भी बेड रिज़र्व हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हमने अगर लाइफ सेव करनी है तो उसके लिए टीचिंग हॉस्पिटल में कोविड का अगर पेशेंट आया उसके लंग्स इन्वॉल्व हो चुके हैं तो वहाँ पे ज़रूरत होती है और वो वहाँ पे माशाल्लाह 560 के करीब बेड्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। सच कोई बहुत ज़्यादा सीवियर उसमें आउटब्रेक नहीं आता तो हम जो सिचुएशन है उसको कोप कर रहे हैं। अभी अगर करंट में बात करूं तो हम 1000 से 1200 के करीब डेली सैंपल्स कर रहे हैं जिसकी पॉजिटिविटी 1% के करीब है, जिसका मतलब है कि बीमारी अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है और उसकी प्रेवलेंस बहुत कम हो गई है। सर क्या समझते हैं कि बीमारी में आने वाले वक्त में क्या ये यूँ ही कायम रहेगी, तादाद में इजाफा होगा या ख़त्म हो जाएगी? वैक्सीन भी लग रही है। देखिए लोगों को इसके साथ रहना होगा। हो सकता है कि चौथी वेव आए
इसमें लोगों को अपने जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग से अवॉइड करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और करंट जो इस वक्त वैक्सीनेशन की एक मूव चल रही है, उस ड्राइव में मैक्सिमम लोगों को चाहिए 18 साल से प्लस जितने भी हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। फैसलाबाद में तकरीबन 34 के करीब सेंटर भी बनाए गए हैं, तो किस सेंटर में 24 घंटे सहूलियात हैं और किस सेंटर में जो है 2 घंटे के हवाले से वैक्सीन फराम की जा रही है? हमारे समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 24/7 काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे जितने बाकी सेंटर्स हैं वो सुबह 8 बजे से लेके शाम 10 बजे तक काम करते हैं और उसमें जो वैक्सीन अवेलेबल है वो उनके शेड्यूल के मुताबिक उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वो सहूलियात हैं जो कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से शहरियों को फराम की जा रही हैं और कुछ सहूलियात ऐसी हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लेवल की हैं, तो ऐसे में उन्हें टीचिंग अस्पतालों में जो है वो शहरियों को रुजू करना पड़ेगा और ऐसे में डॉक्टर्स जिन्हें आए रोज़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। हंगामी दौरों के साथ आमतौर पर इक़दाम भी करें।